अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैड ब्लॉग्स। आज का लेक्चर है हमारा एंटीकोगुलेंट। तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी बॉडी पे कभी कट लग जाता है किसी ब्लेड या नाइफ़ की वजह से, तो वहाँ पे कुछ देर बाद जो है वो क्लॉट आके जम जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड ज़ाया होने से बच जाता है। तो आपने नोटिस किया है कि वो ब्लड क्यों वहाँ पे जमता है, किस वजह से जमता है? मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में जो है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ब्लीडिंग साइट पे आके क्लॉट अपना बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता, क्योंकि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर तो तब भी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट जिसको हम हेपारिन कहते हैं वो पाया जाता है, जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। लेकिन जैसे कि हमें कोई कट या इंजरी होती है किसी भी बॉडी की सरफेस पे, तो वो एंटीकोगुलेंट वहाँ पे आते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ताकि मज़ीद जो ब्लड है वो फ्लो ना हो, ज़ाया ना हो। अब जो 13 क्लोटिंग फैक्टर जो हैं वो चेन वाइज एक्ट करते हैं, मतलब कि पहला क्लोटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा। अब इस चेन को में से एक भी क्लोटिंग फैक्टर अपना फंक्शन छोड़ दे, इनएक्टिवेट हो जाए, तो जो है वो अगले के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। तो इस तरह जो है वो अपना काम छोड़ देता है और क्लोट नहीं बनाता। अब किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जाओ और जाकर अपना ब्लड का टेस्ट करवा के आओ। तो जैसे ही जो लेबॉरेटरिस्ट है वो उसका खून बाहर निकालेगा, ट्यूब में डालेगा, तो वो उसका फ़ौरन ही खून खून जम जाएगा। किसी भी एंटीकोगुलेंट अगर ना हो तो उसका खून जम जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि क्लॉट होने से खून को बचाने के लिए एंटीकोगुलेंट्स डालते हैं वायल के अंदर, उस ट्यूब के अंदर, ताकि जो है हमारा जो खून है वो फ़ौरन क्लॉट ना हो। क्योंकि हमारे डिफरेंट हेमाटोलॉजी के लेबॉरेटरी के टेस्ट जो हैं वो क्लॉट हुए हुए ब्लड के बगैर परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कि ब्लड क्लॉट के साथ मतलब जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसके बाद जो लिक्विड पार्ट बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। लेकिन ब्लड को क्लॉट किए बगैर जो हम ब्लड एंटी कोगुलेंट डाल कर उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो हम प्लाज्मा को ऑब्टेन करते हैं, फिर बहुत से टेस्ट उससे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटीकोगुलेंट असल में है क्या। एंटी मीन अगेंस्ट एंड कोगुलेंट मीन क्लॉट। क्लॉट के अगेंस्ट काम करना, क्लॉट ना बनने देना। एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और क्लॉटिंग फैक्टर के एक्शन को, उसके सिंथेसिस को, उसके फंक्शन को स्टॉप कर देता है, ताकि वो हमारे ब्लड को क्लॉट ना कर पाए। ओके। अब एक अच्छे एंटीकोगुलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक अच्छे एंटीकोगुलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल ब्लड की कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब ना हो, ब्लड का साइज़ जो है वो चेंज ना हो, वो हेमोलिसिस ना करे, ब्लड रेड ब्लड सेल्स को रप्चर ना करे, और जो प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है वो ना हो, और जो हमारे ब्लड को है उसको फ्लूइड कंडीशन में रखे, उसको उसी हालत में रखे जैसा वो था, और जो है क्लॉटिंग को मिनिमम करे। मतलब कि अपना छोटे से मतलब थोड़ी मिकदार में हम एंटीकोगुलेंट को डालें वो, और वो अच्छा वर्क परफॉर्म कर सके। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। और जो एंटीकोगुलेंट हैं वो नेचुरल तौर पे भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर किए जाते हैं। नेचुरल मैंने आपको बताया कि हेपारिन होता है हमारी बॉडी में, और आर्टिफिशियल जो है उसमें ईडीटी आ जाता है, सोडियम सिट्रेट आ जाता है, सोडियम फ्लोराइड आ जाता है और डबल ऑक्सलेट आ जाता है। ये 5 हमारे पास जो हैं वो एंटीकोगुलेंट है जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो और हम डिफरेंट जो है लेबॉरेटरी के टेस्ट परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं ईडीटी के। ईडीटी की फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारे पास ईडीटी की वायल होती है, ईडीटी की ट्यूब होती है, उसका कलर जो है वो पर्पल होता है। उस पर्पल ट्यूब के अंदर हम ईडीटी मतलब कि जो एंटीकोगुलेंट है वो ईडीटी होता है। इसके अंदर क्या होता है, डायपोटेशियम और डायसोडियम सॉल्ट जो है वो मेनली यूज़ होते हैं, क्योंकि सोडियम से ज़्यादा डायपोटेशियम यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड के साथ। लेकिन अब जो है वो ट्राइसोडियम यूज़ होता है क्योंकि ट्राइसोडियम लिक्विड फॉर्म में होता है और डायसोडियम और डायपोटेशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो हेमाटोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए ज़्यादातर जो है ना पोटेशियम ईडीटी को यूज़ किया जाता है।
इसको हम सिक्वेस्ट्रीन और वर्सिन भी कहते हैं। वो ही हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा मैंने आपको पहले बताया कि 13 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं उनमें से किसी एक फैक्टर के साथ ये जाकर बाइंड हो जाता है और उसको उसका फंक्शन स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे सिक्वेस्ट्रीन कहते हैं। जेलेटिन एजेंट भी हम इसे इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ये कैल्शियम के साथ जाके बाइंड हो जाता है और कोगुलेशन को रोक देता है। कैल्शियम जो है वो कोगुलेशन के लिए एक मेन फैक्टर है। अगर कैल्शियम ही नहीं होगा हमारी कोगुलेशन नहीं होगी। कैल्शियम की जो फोर्थ हमारा क्लोटिंग फैक्टर है उसको साथ जाकर ईजीटीए बाइंड कर जाएगा, तो फर्दर वो आगे अपने जो क्लोटिंग फैक्टर होगा वो भी एक्टिवेट नहीं होगा, तो इस तरह हमारा जो क्लोट है वो ब्लड का नहीं बन पाएगा। तो एंटीकोगुलेंट इस तरह अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। मेन बात इसकी क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका एक्शन ही कैसे परफॉर्म करता है। EDTA strongly or irreversibly bind with calcium to act as powerful calcium chelating agent। EDTA जो है हमारे पास वो कैल्शियम के साथ जाकर बाइंड हो जाता है, कम्प्लेक्स बना लेता है और जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। कंसंट्रेशन क्या है इसकी, हम 1 to 2 mg/ml ऑफ ब्लड इसको यूज़ करते हैं। ये जो है ना हमारे साथ ब्लड को एक्सीलेंटली प्रिजर्व करके रखता है 6 घंटे तक। 6 घंटे तक ये एक्सीलेंटली प्रिजर्व करके रखता है, कोई क्लोट नहीं बनने देगा। लेकिन रेफ्रिजरेशन के यूज़ से जो इसका मतलब कि टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, 24 घंटे तक हो जाएगी। अब कुछ एंटीकोगुलेंट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ईडीटीए के क्या है। ये ल्यूकोसाइट को और आरबीसीज को श्रिंक कर देता है। अगर हम एक्सेस यूज़ करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास डिसएडवांटेजेस ही करेगा ना। एक्सेस ईडीटीए के यूज़ से हमारा जो पीसीवी है वो जो है डिक्रीज़ हो जाएगा और एमसीएचसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लेटलेट जो है वो हमारे पास उसको हाई शो करेगा। प्लेटलेट स्वेल हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। ये सब क्यों होगा, क्योंकि हम एक्सेस ऑफ ईडीटी एक्सेस ऑफ एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एडवांटेजेस क्या है, ये ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखता है और प्लेटलेट की क्लम्पिंग को रोकता है और प्लेटलेट काउंट के लिए यूज़फुल है। अब हम देखते हैं कि हम यूजेज ईडीटी की जो वायल है वो पर्पल कलर की होती है, उसको हम कौन कौन से जो लेबोरेटरी के टेस्ट है वो किस 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 टेस्ट के लिए हम इस वायल में से ब्लड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम HB एस्टिमेशन किससे कर सकते हैं, हेमोक्रिट कर सकते हैं, ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, मेकिंग ब्लड फिल्म ब्लड फिल्म हम बना सकते हैं, सिकलिंग टेस्ट कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं, HbA1c का टेस्ट कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं क्या है। सेकंड हमारे पास है एंटीकोगुलेंट हेपारिन। पहले आपको बताया हेपारिन क्या है, नेचुरल तौर पर पाया जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारे लिवर में पाया जाता है। लिवर के साथ साथ थोड़ा सा बेसोफिल और मैस्ट सेल के साथ भी अटैच होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। हेपारिन को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं और एंटी थ्रोम्बिन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना इसमें सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम और लिथियम साल्ट इसमें पाए जाते हैं और ये लिक्विड और ड्राई दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट इसको डिस्कवर किया था जेम मैकलिन ने 1916 में और विलियम हेनरी होवेल ने किया था इसको 1918 में डिस्कवर। ये इसकी मेन बातें हो गई। और सबसे बात मेन इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वायल है, ट्यूब है, उसका कैप का कलर ग्रीन होता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, इट इंटरफियर्स इन द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन एंड क्लोटिंग फैक्टर 9, 10, 11, 12 एंड 13। 9, 10, 12 एंड 13 जो फैक्टर है ना, क्लोटिंग फैक्टर बताया ना आपको 13 होते हैं। ये इन क्लोटिंग फैक्टर को डिस्टर्ब करता है और आगे ब्लड को क्लोट होने से रोक देता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हेपरिन जो है वो एक्टिवेट कर देता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है और प्रोथ्रोम्बिन से जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो सारा प्रोसेस है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सारा जो है ना क्लॉट फॉर्मेशन में होता है। ये एक अलग वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है। ब्लड का क्लॉट इस प्रोसेस से बनता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये फैक्टर नंबर 2 जो है इसको एक्टिवेट करता है, फिर ये इसको एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करेंगे तो फिब्रिनोजन एक्टिवेट करेगा फिब्रिन को और फिर इससे आगे फर्दर ब्लड का क्लॉट बनेगा। लेकिन सिंपल अभी आप ये देखें कि ये जो है एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोक देता है और फिब्रिनोजन को आगे फिब्रिन में कन्वर्ट होने से रोक देता है और आगे ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है।
कंसंट्रेशन इसकी क्या है, 0.1 to 0.2 mg per ml ऑफ ब्लड इसकी कंसंट्रेशन है। इसकी भी आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। एक्सेस हेपरिन डज नॉट अल्टर द आरबीसी वॉल्यूम, ये आरबीसी की वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। इंसान की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि ल्यूकोसाइट की क्लम्पिंग को रोकता है, ल्यूकोसाइट की स्टेनिंग के लिए जो इंटरफेयर करता है उसमें, उसके लिए काढ़ा बनेंगे, एक्सपेंसिव बहुत होता है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल फॉर एग्लूटिनेशन कोगुलेशन स्टडीज़, एग्लूटिनेशन कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए ये सूटेबल नहीं है। मतलब कि ये क्या है कि ब्लड क्लॉट को 8 से 12 घंटे तक ये डिले करके रखता है, प्रिजर्व नहीं करता। मतलब 8 से 12 घंटे की इसका लिमिट टाइम है, इसके बाद ये ब्लड को क्लॉट कर देगा। इसके यूजेस क्या हैं? ये ग्रीन कलर की वायल में जो हम ब्लड डालते हैं उसमें हेपरिन एंटीकोगुलेंट होता है, और ये कौन कौन से इसमें टेस्ट लेबोरेटरी के परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग, ओके। फिर आ जाता है एली सेल प्रिपरेशन, रेड सेल एंजाइम स्टडीज़ लाइक G6PD, इम्यूनोफिनोटाइपिंग। लिथियम लेवल को हमें चेक करना हो तो सोडियम हेपरिन यूज़ करते हैं, और अगर अमोनियम लेवल को चेक करना हो तो हम सोडियम और लिथियम हेपरिन को यूज़ करते हैं। आगे हम जो इसके जो बाकी एंटीकोगुलेंट बच गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, अल्लाह।